नमस्कार। मैं विश्वास उट्टी हूँ। हम फिर से एक बार लोगों के, खास करके बैंक एम्प्लॉय, फाइनेंशियल सेक्टर के लोगों के जो पेंशन भोगी है और वो पेंशन में बेसिक पेंशन ऑपरेशन के लड़ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब जब चर्चा चल रही है कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों के अब सिर्फ 4 बनेंगे, मतलब 4 रहेंगे, वो कौन से, इसके बारे में चर्चा है। इन 4 बैंकों में बाकी के नेशनल बैंक कौन से मर्ज होंगे, वो एक बात चल रही है। और सरकार कह रही है कि अगले वित्तीय वर्ष में ये काम हम पूरा कर देंगे। अब इसका जो प्रिंसिपल डिसीजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने ले लिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने ले लिया। अब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से डीएफएस स्टेटमेंट इशू कर रहा है कि हम 4 बैंक का निर्माण करेंगे। ये 4 बैंक बड़े बैंक होंगे और बड़े बैंक होने से फायदा देश का होगा। पता नहीं कैसे फायदा होगा। जहां तक हम जानते हैं कि बड़े बैंक इसलिए बनते हैं कि इस देश के बड़े कारपोरेट्स, उनको बड़े कर्जे मिलने के लिए बैंकों का बैलेंस शीट बड़ा होना बहुत जरूरी है, और इसलिए ये उनकी डिमांड है। और इसलिए बहुत सारे जो बैंक्स भारत देश में थे, पर्टिकुलरली नेशनलाइज बैंक 28 नंबर के थे, आईडीबीआई 28, 27 तो नेशनलाइज बैंक थे। अब उसमें से 12 रह गए। अब आईडीबीआई बैंक के बारे में भी बेचने की बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल चुकी है। और 12 बैंक के अगर 4 बैंक होते हैं तो आईडीबीआई बैंक हाथ से निकल गई, मान लो। अब ये 4 बैंक रहेंगे, लेकिन ये 4 बैंक भी, यहाँ पे विदेशी पूंजी का जो हमला है, ये चारों बैंक कुछ चंद महीनों में विदेशी हाथों में जा सकते हैं। ये पूरी तरीके से सरकार का निर्णय साफ हो रहा है। तो सेकेंड टर्म आने के बाद मोदी सरकार ने यह तय किया है कि 1 या 2 बैंक रहेंगे, बाकी के सारे बैंकों का हम निजीकरण करेंगे और विदेशी पूंजी के हाथों सौंप देंगे। इस तरीके से, जिसको वो रिफॉर्म्स कहते हैं, सुधारणा कहते हैं बैंकों का, वो कर रहे हैं। ये एक तरफ। दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं हम? एलआईसी में 100% एफडीआई, बैंकों में 100% एफडीआई, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आएगा। इसका मतलब सरकार की ओनरशिप पूरी खत्म हो जाएगी और कुछ महीनों के अंदर एलआईसी हो, जीआईसी के चारों कंपनीज हो, बैंकों के अभी जो 12 है या 4 बनेंगे, 4 के बाद 100% एफडीआई जब इनवाइट होता है तो वो भारत की पूरी बैंकिंग क्षेत्र और इंश्योरेंस क्षेत्र को निगल जाएगा, खत्म करेगा। अब ये सब कुछ हो रहा है वो भारत सरकार की नीति तहत हो रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी और आईआरडी के नीति तहत हो रहा है। आईआरडी हो, सेबी हो और आरबीआई हो, ये तीनों रेगुलेटर है इस व्यवस्था के, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर वो काम करते हैं, पीएमओ के अंडर वो काम करते हैं। इसलिए उनकी जो ऑटोनोमस सिचुएशन है पॉलिसी मेकिंग की, वो कोई मायने नहीं रखती। ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर है, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए ही काम करते हैं, कहाँ है उनकी ऑटोनॉमी? वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए, सेबी, ये इस देश के वित्तीय क्षेत्र को निजी क्षेत्र और विदेशी पूंजी का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्लान है और ये देश के हित में नहीं है। ये जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, हम भारतीय लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करें बार बार। इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, जीआईसी हो, एलआईसी हो, पब्लिक सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कानून बने। ये कानून जवाहरलाल नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार, राजीव गांधी सरकार, इनके जमाने में बने, और यही पॉलिसी है कि देश की इकोनॉमी बड़ी हो गई, ताकतवर हो गई, और वो पब्लिक सेक्टर एक मजबूत ऐसा इकोनॉमी का अंग बन गया। अब मोदी सरकार जो कर रहा है 11 साल में, वो इसका डिस्ट्रक्शन करना है, डिस्ट्रक्शन करना है। अब ये डिस्ट्रक्शन जब होता है बैंकों का, एलआईसी का, जीआईसी का, मैं ये कह रहा हूं, आज जो रिटायर हुए 8 लाख बैंक एम्प्लॉय,
हजारों एलआईसी के कर्मचारी, हजारों जेआईसी के कर्मचारी, अब इन सब लोगों की पेंशन तो मिल गई, लेकिन पेंशन मिलने के बाद उनके कुछ मामले पेंडिंग है। बेसिक पेंशन अपडेशन, वो कानून की लड़ाई जारी है। अब यूनियंस क्या करते हैं, ये एक अलग बात है। यूनियंस की सोच बहुत ही सीमित हो गई है। जो लड़के लिया, कानून से हक हासिल किया, अब वो हक जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो उसके बारे में आम आदमी, आम बैंक एम्प्लॉय, आम इंश्योरेंस एम्प्लॉय क्या सोचता है? तो कुछ लोग समझते हैं कि हमारी बैंक मर्जर के बाद भी हमें पेंशन मिलता रहेगा, और क्यों नहीं मिलेगा, ऐसी बातें पूछते रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं कि जब निजीकरण होता है या विदेशी पूंजी का एक कब्जा होता है आपकी बैंकों पर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर पे कब्जा हो चुका है, तो वहां पे जो पेंशन मिलने की गुंजाइश थी, कहाँ पे मिल रही, वो खत्म हो रही है। पब्लिक सेक्टर अब विदेशी हाथों में जाने की या निजी क्षेत्र में जाने की जब गुंजाइश पैदा हो गई है, जो सरकार पैदा कर रही है, तो ये समझने की जरूरत है कि रिटायर्ड लोग और अंदर काम करने वाले लोग दोनों के जॉब्स खतरे में है, और जो लड़ाई करके जो पेंशन हासिल की वो भी खतरे में है। जब पेंशन लायबिलिटी बैंकों का निजीकरण होता है या फिर विदेशी पूंजी हावी होती है और कंट्रोल करती है ओनरशिप पर, उस वक्त ये जो पेंशन का कॉर्पस है, इसमें से जो पेंशन देने की लायबिलिटी है, देने का कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि इसी मुद्दे पर तो हम कोई लायबिलिटी लेंगे नहीं, हम आपके सारे असेट लेंगे, मतलब जो जमा पूंजी है वो लेंगे और अच्छे असेट लेंगे। इसलिए बैलेंस शीट क्लीन करके हमें दे दो, हमें कोई एनपी नहीं चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं चाहिए। ये निजी क्षेत्र की एक मांग होती है। अब बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंकों का जब विदेशी हाथों में ट्रांसफर होने की एक सिचुएशन सरकार तैयार कर रही है, तब अंदर बैठे हुए लोगों की नौकरी जाना हाँ तय है, तय। और जो लोग रिटायर्ड है, उनकी पेंशन पहले कम होना, बाद में खत्म होना, ये भी तो तय है। तो लड़ाई इकोनॉमी की नहीं है, लड़ाई पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिकल सोच अगर नहीं बदलोगे, तो बैंकों का विदेशी हाथों से जाना बचाना, या फिर आरबीआई, आरबीएल जैसी बैंक या यस बैंक जैसी बैंक, इनको विदेशी पूंजी के हाथों जाने देना, ये जितना खतरनाक है, वैसे आईडीबीआई बैंक को बेचा जाना ये भी खतरनाक है। 12 बैंकों के 4 बैंक बनना ये भी खतरनाक है। इन सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जिन्हें पेंशन मिल रहा है वो देने वाले बैंक नेशनलाइज बैंक है। नेशनलाइज बैंक जब बिके जाएंगे, तब पेंशन कॉर्पस की लायबिलिटी नए ओनर्स नहीं लेंगे। हमने देखा है लक्ष्मी विलास बैंक में, हमने देखा है और कुछ बैंकों में, जैसे बैंक ऑफ मदुरा है, कि जहां पर लोगों को पेंशन नहीं मिली। पेंशन सांगली बैंक में मिली, पेंशन मिली आपके राजस्थान बैंक में जब इन बैंकों का विलय हुआ, पेंशन मिली यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक में जो आईडीबीआई बैंक में विलीन हुआ। लेकिन बहुत सारे बैंकों में अब इसके आगे जब निजी क्षेत्र में जाएंगे हमारे बैंक, या विदेशी हाथों में जाएंगे हमारे बैंक, तो अंदर वाले लोगों की प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी, उसकी कुल मिला के जो देना है, वो शायद वो भी नहीं मिलेगा। और पेंशन मिलना ये भूल जाओ। हमारी सरकार ह्यूमन एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट दोनों को एक साथ एक तरीके से समझती है। इसलिए किसी भी एसेट का कोई प्रोटेक्शन भारत सरकार, मोदी सरकार नहीं करेगी। इसलिए लोगों को यह सोचना जरूरी है कि बेसिक पेंशन अपडेशन की लड़ाई कोर्ट में जारी है,
वो तो आज के यूनियंस करते नहीं है, वो तो रिटायर्ड लोग और कुछ लोग बॉम्बे हाई कोर्ट में, उनके हाथ में एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए वो करते हैं। जैसे मैंने बम्बई के हाई कोर्ट में बेसिक पेंशन अपडेशन की केस लगाई है। 25 नवंबर को वो तारीख है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के एस नागराजन और मैं, हम दोनों पिटिशनर है। हम हमारी पेंशन की 8 लाख लोगों की पेंशन बचाने के लिए बम्बई हाईकोर्ट के रास्ते पे आए हैं, और ये भी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लेने के बाद। हमें ऑर्डर मिली सुप्रीम कोर्ट की 14 अगस्त 2024 को। उसके बाद हमने मार्च मार्च 24 को जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद हम गए थे सुप्रीम कोर्ट। 14 अगस्त 2024 को हमें ऑर्डर मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अलाउ किया बम्बई हाईकोर्ट में जाने को। बम्बई हाईकोर्ट में हमारी केस दर्ज हुई मार्च 2025 को। अब नवंबर 25 को इसकी सुनवाई है। सुनवाई 1-2 सीटिंग में हो सकती है। मुद्दा यह है, बेसिक पेंशन अपडेशन कोर्ट के जरिए मिलेगा, क्योंकि आईबीए और यूनियंस और भारत सरकार, इन्होंने एक्स ग्रेशिया देने का तय किया है। बेसिक पेंशन बढ़ाने की वो बात नहीं कर रहे। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। कोर्ट की लड़ाई चलते रहेगी, लेकिन 12 बैंकों का अस्तित्व अगर 4 बनता है, निजी क्षेत्र के हाथों बैंक चले जाते हैं, तो अंदर काम करने वालों की नौकरी जाएगी। पेंशन जो 8 लाख लोग लग देते हैं, उनका सवाल तो कोर्ट में है, लेकिन आखिर अगर बैंक नहीं रहती, तो पेंशन देने वाली संस्था जब खत्म होती है, तब हमारे सारे राइट्स सील हो जाते हैं। खतरा ये है। और इसलिए हर चीज का इकोनॉमिक्स जानने की कोशिश करना और हर चीज का इसके पीछे का पॉलिटिक्स जानने की कोशिश करना हम सबका काम है। और ये पॉलिटिक्स 8 लाख रिटायर्ड लोगों का और काम करने वाले 7.5 लोगों का जो हक की मांग है, और जो नेशनलाइज्ड सेक्टर है, इसको खत्म करने की बात जो है, वो मोदी सरकार कर रही है। और जब तक मोदी सरकार और गिने चुने कारपोरेट्स इस देश का कब्जा अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं, तो आम जनता, बैंक के एम्प्लॉय, बैंक के इन्वेस्टर्स, बैंक के बचत करने वाले लोग, बैंक के रिटायरीज, इंश्योरेंस के बचत करने वाले लोग, इंश्योरेंस के रिटायरीज, इंश्योरेंस में काम करने वाले लोग और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग, इन सबकी एकजुट होना, उन सबको एक साथ लड़ना, सरकार का तख्ता पलट नहीं करने के लिए सबकी एकजुट बहुत महत्व रखती है। अगर ये पॉलिटिक्स नहीं समझोगे, तो आपकी नौकरी गई, आपकी पेंशन भी जाने वाली है। अपना दिमाग थोड़ा लगाओ। हम ये देंगे तो पेंशन बचेगी, बिल्कुल नहीं। अब जो 12 बैंक में से 4 बैंक रहेंगे, बाकी के बैंक जाएंगे, तो जाने वाले जाने दो, हमारी पेंशन बचेगी, ऐसा नहीं होने वाला। जाएगा तो सबका जाएगा। इसलिए सबको लड़ना है साथ में। अपनी गलतफहमी में मत रहना। मोदी सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा खतरा है। बैंकिंग व्यवस्था का निजीकरण, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का निजीकरण या विदेशी हाथों में उसका कंट्रोल जाना, ये देश की अर्थव्यवस्था को, एक तो देश पर, वित्तीय व्यवस्था पर विदेशी पूंजी का एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है। इस हमले को सोचने की, समझने की कोशिश करना नागरिक के हिसाब से हमारा कर्तव्य है। हम जानते हैं हमारी इकोनॉमी क्या है। हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई जवाहरलाल नेहरू जी के पॉलिसी के कारण, इंदिरा जी के बैंक नेशनलाइजेशन के पॉलिसी के कारण, और बहुत बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बड़े मजदूर यूनियन के नेता, कांग्रेस के नेता, हाँ वामपंथी नेता, बैंक एम्प्लॉय, इंश्योरेंस एम्प्लॉय के फर्स्ट जनरेशन के नेता, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसलिए आज हम अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह पाते हैं, अच्छा पेंशन लेते हैं। लेकिन ये सब जाने का एक वक्त मोदी सरकार ने तय किया है। वो सिर्फ चंद कारपोरेट्स के लिए काम करते हैं। हमें इन सब बातों के बारे में अगर हम नहीं सोचते, तो भूल जाओ आपका बाइपोटाइट, भूल जाओ आपका वेतन, भूल जाओ आपकी नौकरी। एक साथ होके नौकरी बचाने की लड़ाई मतलब संस्था बचाने की लड़ाई।
नेशनलाइज बैंकों की संस्था देश को बड़ा कर चुकी है। देश इसलिए बड़ा हुआ, इसलिए आपको नौकरी मिली। आपकी नौकरी आपके लिए नहीं है, वो देश के लिए है। बैंक की संस्था जो नेशनलाइज है, वो अगर डल जाती है तो आपकी नौकरी, सब लोगों की पेंशन, सब लोगों का बुनियादी हक बहुत बड़े खतरे में है। इसलिए हमारी सोच दुरुस्त करो। हम सब मिलके साथ में लड़ेंगे और अपनी नौकरी बचाएंगे, अपनी संस्था बचाएंगे। वो संस्था बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो सकती है, वो संस्था सेंट्रल बैंक हो सकती है, यूको बैंक हो सकती है, वो संस्था पंजाब एंड सिंध बैंक हो सकती है, वो संस्था बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक हो सकती है। हाँ, वो संस्था इस देश का कोई भी पब्लिक सेक्टर, और हाँ, एलआईसी और जीआईसी भी हो सकता है, क्योंकि हर वित्तीय संस्था आज खतरे में है। और खतरा देश की इस राज्य सत्ता ने किया है। इतना साफ साफ अगर हमें मालूम है तो हम इस दिवाली में ये ज्ञान देने वाला दिया आपके सामने रखना चाहते हैं। ये दिया आपके अंधकार को दूर करे और आपकी दिवाली संघर्षपूर्ण रहे और आपका जीवन रोशन करने के लिए ये दिवाली आपको सिखाती है, संघर्ष करते रहो, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को बचाओ, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को बचाओ, पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाओ। इस देश की ये विरासत इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश को वो समाजवादी विचार दिया, वो ताकत दी। इसलिए देश में आज जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान, इसके कारण हम लोग आज इस देश में एक है। हर जाति का, हर धर्म का, हर पंथ का आदमी यहाँ पे भारतीय कहलाता है। ये हमारी खासियत है और यही दीपावली की खासियत है। हम इस दीपावली से बहुत कुछ सीखे। ये दीपावली हमें अंधेरे से प्रकाश में लेके जा सकती है, लेकिन अंधेरा दूर करके प्रकाश में जाना है तो ज्ञान बढ़ाने का सही मार्ग है। वो दिया आपके दिमाग में है। आपके दिमाग के इस ज्योति को प्रकाशित करो और अपने देश की वित्तीय संस्था को बचाने के लिए संघर्ष के रास्ते पे आओ। आप नौकरी में हो तो भी संघर्ष करना है, आप रिटायर्ड हो तो भी संघर्ष करना है। हमें मोदी सरकार से मुक्ति दिलाना है, हमें हमारे देश को बचाना है। यही तो हमारा दिवाली का संदेश है। हम लड़ेंगे, हम पेंशन बचाएंगे, हम बैंकों का नेशनलाइज बचाएंगे, हम एलआईसी, जीआईसी और पब्लिक सेक्टर बचाएंगे। हम इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को बचाएंगे। हम देश को बेचने नहीं देंगे। ये हमने तय किया है। यही हमारे दिवाली का निश्चय है। दिवाली से हमने यही तो सीखा है। धन्यवाद। ये वीडियो आप लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तब जाके आगे का संघर्ष सफल होगा। हमको हमारी संस्थाएं बचाना है। इस उम्मीद के साथ, इस संघर्ष के संदेश के साथ मैं यहीं पे रुकता हूं। धन्यवाद।